हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, 50 प्रश्नों का संग्रह है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। यह आपको 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। कितना में चलता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। तो यहाँ 2 प्रश्न आपको हो जाएंगे। पहला प्रश्न है निर्वात में चलता है, और यदि पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, यह भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब समझ रहे हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित कर सकता है। कुचालक मतलब होता है जिसमें चालक मतलब चलने वाला नहीं प्रवाहित करता है। तो सुचालक कौन हो जाएगा आपका? जिसमें विद्युत प्रवाहित कर सकता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट में जो है विद्युत प्रवाहित किया जाता है। जैसे कैट पेंसिल रेट जो होता है उसके अंदर वो ग्रेफाइट होता है। यह जितने भी प्रश्न अभी आप देख रहे हैं, यह सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत हैं। जितनी भी जीव जंतु हैं उसके ऊर्जा के लिए अंतिम स्रोत किसको माना गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपको। देखिए, यदि आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर आंसर दें। इससे आपका सेल्फ असेसमेंट का पता चल पाएगा, आपने जो पढ़ाई किया उसमें कितनी जानकारी आपके पास है। तो कमेंट्स ज़रूर करें। हम तो आपको उत्तर बताएंगे ही, लेकिन फ़िलहाल आपके उत्तर का इंतज़ार करने लगते हैं, इसलिए थोड़ा लेट से उत्तर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। देखिए, सूर्य इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से सभी प्रकार के ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। सभी जीव जंतु हो या मानव हो, उससे एक प्रकार का ऐसा ऊर्जा प्राप्त होता है जो सबों के लिए लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो केमिकल इक्वेशन बनता है उसमें जो है भाग जो लिया जाता है, जिसके बराबर प्लस बराबर कुछ का निर्माण होता है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारक। आपके सामने अभी अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। कमेंट से आपके सेल्फ असेसमेंट का पता चल पाता है, वैसे हम बताएंगे ही। तो यह केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। आपको अभी विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको हम लिए हैं। यहाँ देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपको C6H12O6। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, वसा का पाचन करता है। वसा जो होती हैं, जैसे वसा होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, तो इसी प्रकार से एक वसा भी जो है अभिकारक हैं। यह वसा का पाचन कौन करता है? शरीर के अंदर जो है जितनी भी मशीन है, इस मशीन में जो वसा जो पचाने का काम करता है, यह कौन सी मशीन पचाने का काम करता है? तो लाइपेज जो है वसा को पचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन, जो हम लोग नमक खाते हैं, तो नमक में मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत आयोडीन होती है? शुद्ध मात्रा जो होता है, जैसे हम लोग नमक खाते हैं तो क्या कहते हैं? आयोडीन नमक ही खाया कीजिए। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घींगा या ग्वाइटर्स? घींगा कहा जाता है, या इसका जो है दूसरा नाम, इसको इंग्लिश में ग्वाइटर्स कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घींगा या ग्वाइटर्स।
अगला प्रश्न है आपके सामने, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ जो होता है अमीबा, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। अमीबा देखिए, जहाँ भी जल जमाव होता है तो उस पर कुछ प्रकार के कीटाणु विषाणु करके जो निर्माण होता है वह अमीबा का निर्माण के रूप में ले लिया जाता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होती हैं किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन आप समझ गए, प्रक्रियाएं जो होती हैं जिसमें प्रजनन की वृद्धि होती हैं, जैसे मन के एक अमीबा जो है दूसरे अमीबा से जनन करके तीसरे का निर्माण करते हैं तो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। विखंडन विधि क्या होता है? विखंडन होता है टूटकर, एक दूसरे टूट कर निर्माण करता है तो उसको विखंडन विधि कहा जाता है। आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? और सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन भी है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यह दोनों क्वेश्चन को एक जगह इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए दोनों को एक जगह दिए हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन समझ लिया और अपवर्तन समझ लीजिए। परावर्तन हो गया जो रिफ्लेक्ट किया जाता है और अपवर्तन जिस पर रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है। तो आगे हम इसका विस्तार बताएंगे, अभी फिलहाल यह समझ लीजिए कि परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? जो हम सरल सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप उपयोग किया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जितने भी यह देख रहे हैं कृपया इसको ध्यान से देखिए और यदि इसकी जानकारी आपके पास पहले से है तो कमेंट्स जरूर करें। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि दोष होता है? दृष्टि दोष हो गया कि आँख में जो है बाधाएं होती हैं जिससे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है? उसमें आपको दूर दृष्टि दोष होता है। जो निकट की वस्तु नहीं देख सकता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव नेत्र में होता है, अब कौन सा लेंस होता है? मानव की जो आँख बनी होती है उसमें किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो इसका यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो कमेंट्स आप लोग ज़रूर कहिए, क्योंकि हम यह बार बार कहते हैं क्योंकि आपने जो इतने दिनों में जो पढ़ाई किया है वह क्या पढ़ाई किया है इससे भी उसका भी पता चल पाएगा। और आप यदि सही या गलत बताते हैं तो इससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस धाग पर बनता है? मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह किस पर बनता है? तो मानव नेत्र में जो है वस्तु का प्रतिबिंब आपको रेटिना में बनता है। तो रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आपके सामने अभी अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह 2023 में मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। आपके सामने अगला प्रश्न है, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। थोड़ा सा यह जो है लिखने में त्रुटि किया गया है, आप इसको समझिए, हम बढ़िया से समझा देते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I, वोल्ट बटा एम्पियर। तो यहाँ हम बैठाएंगे इसको,
आर प्रतिरोध निकालना है तो 220/2, 2 से काटेंगे 110, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने 110 ओम। प्रतिरोध कितना होगा? 110 ओम। अगला प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यह एक प्रकार का सूत्र ही है। तो R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा NR, N गुना R। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और देखिए SI मात्रक आप ढेर सारा याद किए होंगे, बट अभी हम जो इम्पोर्टेंट है वो दिए हैं। SI मात्रक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप SI मात्रक सबका याद कर लीजिएगा, कहिएगा तो उस पर स्पेशल हम बना के आपको दे देंगे। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक आपको क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह यंत्र था। इसके मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। यहाँ हम आपके साइड में ओम का सिंबल भी बना दिए हैं, यह ओम का सिंबल है। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन किस चाल से चलती हैं? कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो इससे पहले भी एक प्रश्न आया हुआ था कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। वो आया था कि किसी भी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, और यहाँ प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, और पहले का भी आंसर हो जाता सूर्य, तो हम पहले बता दिए थे इसलिए यह दोहराए थे प्रश्न। अगला प्रश्न है, CuO2H2 बराबर यह किस अभिक्रिया में है? Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपको एक रासायनिक समीकरण के तौर पे है, CuO2H2 बराबर Cu + H2। यह दोनों क्या क्या एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, इसको हम अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उससे बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका संकेत क्या होता है? Na। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? Na11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर आप लोग जानते हैं कौन सा पाउडर है? यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। फिर से देख लीजिए, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। अगला प्रश्न है आपको सामने, यह भी प्रश्न 2023 में काफ़ी महत्वपूर्ण था और यह पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीजातीय यौगिक हैं? बीजातीय यौगिक, एक होता है जातीय, एक होता है विजातीय। तो विजातीय यौगिक हैं, आपको इसको ऑप्शन बेसिस पे चुनना पड़ेगा। शायद यहाँ चूना पत्थर, खगड़िया और संगमर प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है।
अगला ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तो आपको विजातीय को चुनना होगा। तो CaCO3 प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। तो कुछ ऐसे यौगिक का नाम ही याद रख लेना है, कितने विजातीय यौगिक हैं और कितने जातीय यौगिक हैं। तो यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका जो है pH का 13 जो है क्षारक देता है। अगला प्रश्न है, पीतल है, पीतल क्या है? अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो पीतल आपको मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। अगला प्रश्न है आपके सामने, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है इथेन और तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो इसका क्या सही उत्तर है? आप लोग जल्द से कमेंट करें। सरलतम हाइड्रोकार्बन है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीथेन, CH4। अगला प्रश्न है आपके सामने, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन का सूत्र हो जाएगा आपको C और हाइड्रोजन का हो जाएगा H2। तो कुछ कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है पहले आप जान लीजिए, तब उसके बाद ऑक्सीजन की उसमें पता चल पाएगी। O3 ओजोन परत जो होते हैं उसकी अनुसूत्र होती है O3, और इसमें जो है अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी। यह रसायन शास्त्र की प्रश्न है, तो इसमें 7 आवर्त होते हैं। यह जो कॉलम आपको बनाया गया होगा देखे होंगे कहीं भी, आवर्त सारणी जो बताया जाता है इसमें 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हीलियम कैसा तत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम एक प्रकार का अकरीय तत्व है। हीलियम एक प्रकार का अकरीय तत्व है। अगला प्रश्न है आपके सामने 39वां नंबर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन। ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य में वृक्क संबंधित हैं पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? आप लोग जानते हैं तो फटाफट कमेंट्स करें कि किससे यह वृक्क संबंधित है। तो हम इसका सही उत्तर देंगे ही, फिलहाल आप लोग से पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव में डायलिसिस थैली है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस की थैली जो होती है नेफ्रॉन होती हैं, जो श्वसन क्रिया से संबंधित होती हैं। यह सांस की जो एक प्रणाली है बहुत बड़ी प्रणाली है, तो इसलिए इस प्रकार का डायलिसिस की जो थैली माना जाता है या नेफ्रॉन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन जो पचती हैं, खाना हम खाते हैं उसके बाद भोजन जो पचाने का काम करती है, यह किस प्रकार का समीकरण या अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपचयन। भोजन पचाने की अभिक्रिया जो है उपचयन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इससे पहले ही बताए थे मुकुलन, नहीं उससे पहले जो आपको बताए थे वो विखंडन बताए थे। तो विखंडन अमीबा का है और मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होती हैं यह ईस्ट का होता है।
अमीबा का प्रजनन किससे होता है? विखंडन से। और ईस्ट का जो है प्रजनन होता है आपको मुकुलन से। अगला प्रश्न है आपके सामने, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। नर और मादा दो अंग होता है, तो फूल में जो है नर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुंकेश्वर। पुंकेश्वर जो है आपका नर प्रजनन अंग कहलाता है फूल का। और आपके सामने अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र को क्रोमोसोम, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के संयोग से क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं। कोशिका में जो है आनुवांशिक पदार्थ क्या है? इसका ऑप्शन है डीएनए, गुणसूत्र, जीन और हरी लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डीएनए। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र नहीं है तो जंगल हो गया, घास के मैदान हो गया, मरुस्थल जो है आपका यह स्थलीय परितंत्र है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है आपका यह स्थलीय परिवर्तन नहीं है, स्थलीय परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है आपको, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या तो इसका जो है डैश करके पूछा जाएगा या डायरेक्टली ऑप्शन बेसिस जिस प्रकार से हम दिए हैं इसी प्रकार से ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है।